नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। G20 में पीएम मोदी। आखिर क्यों इस बार का G20 शिखर सम्मेलन है भारत के लिए इतना अहम, या फिर यूं कहें कि क्यों भारत है इस G20 शिखर सम्मेलन के लिए इतना अहम। इंडोनेशिया के बाली में 16 नवंबर से G20 देशों के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाली पहुंच गए हैं। इस बार G20 शिखर सम्मेलन की थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी एक साथ उभरे, मजबूत बनकर उभरे। ये सम्मेलन भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें G20 की अध्यक्षता उससे मिलने वाली है। ये अध्यक्षता 1 साल के लिए ही है, लेकिन महत्वपूर्ण इस मायने में है कि दुनिया जब जबरदस्त चुनौतियों से घिरी है, ऐसे वक्त में भारत को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या है G20 सम्मेलन। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का है एक संगठन। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और भारत जैसे तमाम देश शामिल हैं। दिसंबर 1999 में G20 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। G20 सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है और व्यवस्थित रूप से इस पर महत्वपूर्ण और औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका मकसद है। वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीति समन्वय बनाए रखना, ऐसे वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो जोखिम को कम करते हैं और स्थिरता लाते हैं। तो शिखर बैठक के दौरान विभिन्न नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन की ये शी जिनपिंग से आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। लेकिन ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच हाल में बनी तनातनी के मद्देनजर इसकी अहमियत बढ़ गई है। इस बीच उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण तनाव का एक और बिंदु बनकर उभरे हैं और माना यह जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में बाइडेन ये मामला जरूर उठाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बाली G20 शिखर सम्मेलन के आखिर मायने हैं क्या। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और बाली में G20 सदस्य देश, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का यह सम्मेलन होता है। G20 संगठन और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में बाली घोषणा पत्र पर बातचीत होगी। G20 नेताओं के इस बैठक में इस पर मोहर लगाने की उम्मीद है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत पूरे देश में 32 विभिन्न क्षेत्रों में 200 बैठकें करेगा। G20 देशों का वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सार्थक नेतृत्व और बेहतर मार्गदर्शन का अवसर है। G20 में अध्यक्षता के दौरान भारत समावेशी विकास व्यवस्था, ग्रीन डेवलपमेंट, तकनीकी बदलाव, महिलाओं को आगे रखने वाले विकास, बहुपक्षीय सुधार जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा तय करने का मौका है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा, जो देश का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। भारत की G20 अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर शताब्दी वर्ष तक इसको माना जा रहा है और माना यह जा रहा है कि समृद्धि बढ़ेगी, विकसित समाज बनेगा और यही कोशिश है। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ दीपक वोहरा जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी एफएम न्यूज पर आपका। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है, आपसे बहुत कुछ सीखने का। शुक्रिया।
दीपक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये बेहद अहम है, क्योंकि एक तो भारत अपने एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब विश्व में अपनी पहचान बना ली है, विश्व गुरु बनने की कगार पर पहुंच ही गया है, उसी राह पर चल रहा है। ऐसे में अब जब अध्यक्षता मिलने जा रही है 1 साल के लिए G20 शिखर सम्मेलन के लिए, क्या मायने इसके निकाले जाए मौजूदा वक्त में? आपका प्रश्न और उसका एक संक्षिप्त रूप में जवाब देना भी थोड़ा सा कठिन है। ये तो सब जानते हैं, आपने बता दिया है कि G20 के कौन कौन से सदस्य देश हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है। दुनिया की अगर 4 की गिनती करें तो 4 सबसे शक्तिशाली जो देश हैं मिलिट्री तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फिगर्स नहीं दे रहा, ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं। तो अमेरिका, रशिया और भारत नंबर 3 पे है, चाइना नंबर 4। चारों जो सबसे बड़ी सैनिक शक्तियां हैं वो G20 में है। चारों जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं वो भी G20 में है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भारत और चीन उसमें है, इंडोनेशिया भी उसके अंदर है। तो अब G20 के अंदर वो देश शामिल हैं जो प्रभावशाली हैं। अब G20 जो है वो G7 की जगह आया था। पहले G7 होता था, वो तो हर चीज में करते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरी दुनिया के ऊपर रोक मारते थे। लेकिन जब G20 बना है तो फिर जो विकासशील देश है भारत जैसे, हमने ये G7 को बोला कि अब हम पे तुम रोक नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास अब आर्थिक ताकत है, बहुत कुछ है। तो हम भी चाहते हैं कि दुनिया किस दिशा में जाएगी आने वाले वक्तों में, हमें उसमें भी कुछ कहने को मौका मिलना चाहिए। तो G20 की स्थापना, लेकिन 3 चीजें हैं। सबसे पहली, मैम, अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं है। इस समय G20 के 2 सदस्य देश हैं जो आपस में उनकी बातचीत हुई है। अभी एक तो अमेरिका और चीन है के नेताओं के बीच में बड़ी बड़ी, हाँ जी बहुत अच्छा हो गया, अब नया चैप्टर लिखेंगी। ये नया चैप्टर हर 10 मिनट लिखा जाता है, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, रूस भी मेंबर है, लेकिन वो तो वहां आए नहीं उनके लीडर। तो एक भरोसे की कमी है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो G20 के देश हैं उनकी अपनी निजी समस्या है। कई बार वो क्या करते हैं कि अपनी डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करते हैं, बायलैटरल इश्यूज पे फोकस करते हैं। G20 जैसी प्लूरीलैटरल जो एक ध्यान नहीं देते। और तीसरी जो अहम है G20 की डेवलपमेंट फिलोसफीज भी अलग है। चीन की आप जानते हैं, रूस की आप जानते हैं, भारत की, अमेरिका की, एक्सेट्रा। तो जब ये 3 तरह है तो फिर एक यूनिफाइड स्टांस अगर केवल एक ही देश दे सकता है, वो देश भारत है। मैं देख रहा हूँ कि एम्बेसडर मंजू भी वहां पर है, पीयूष पंत साहब भी हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, ये आपको और विस्तार रूप से बताएंगे। लेकिन ये जो 3 चीजें होती हैं, अगर इसको जोड़ना है, ये जो दरार आ गई है पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, तो वो जो गोंद है, जो प्रेम की गोंद है जोड़ने के लिए, जो सभ्यता की गोंद है, वो केवल भारत के पास है मैम। और आप ये देखेंगी, चाहे एनर्जी होगी, चाहे खाद्य पदार्थ होगी, जो भी चुनौतियां हैं, उन सब में भारत पहल करेगा। और अब हमारे साथ मंजू सेठ जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजदूत रही हैं। साथ ही पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी FM न्यूज पर। मंजू जी, पहले सवाल आपसे लूंगी। इस बार जो थीम है, जो एजेंडा है G20 का, आपको नहीं लगता ये भारत का जो वसुदेव कुटुंबकम है उससे ही इंस्पायर्ड है, उसी से मिलता जुलता है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा उससे है इंस्पायर करके, लेकिन ये जो मैसेज हम देना चाहते हैं, वन अर्थ एंड वन, सब लोग इकट्ठा होकर सब इनपुट करें, तो दैट इज इसमें एग्जेम्प्लीफाई होता है हमारे G20 के लोगों में। और हम लोग अगर आप देखेंगे वक्त जो इतनी चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के सामने, यूक्रेन वॉर के बाद, पैंडेमिक के बाद, और जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो गए हैं, तो इस जैसे बास्टिबोरा ने भी कहा, सब फिशर्स आ गए, सब डिविजन्स आ गए हैं, और ये जोड़ने का बहुत जरूरी काम होना है। और ये तभी हो सकता है में 80% ऑफ द वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं वो ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको होके एकजुट होके ही आगे चलना है। और ये इंडिया
मुझे लगता है इस वक्त जैसे हमारा जो स्टेटस रहा है, हमने जो सब नेविगेट किया है, ये जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं, तो सब कंट्रीज और कंट्रीज भी बिलीव करते हैं या समझते हैं कि इंडिया इस पोजीशन में है कि सबको इकट्ठा लेके चल पड़ पाएगा आगे। और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इस वक्त, वर्ल्ड पावर्स हैं, उनके साथ इंडिया का काफी अच्छा, सबके साथ बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, काफी अच्छा रिलेशनशिप है। और मुझे लगता है कि ये आगे चल के जब हम प्रेसिडेंसी लेंगे G20 की, हम लोग इसको सही दिशा में G20 के कोलैबोरेशन को ले जा पाएंगे। ठीक है पीयूष जी, जिस तरह से हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी के महीने से चलता चला आ रहा है और अभी तक स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई हैं, वहीं दूसरी तरफ ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी बातचीत होती रहती है, दोनों के बीच ठनी हुई है। ऐसे में तमाम महाशक्तियों के बीच में भारत जो हर बार शांति का पैगाम देता है, रूस से व्लादिमीर पुतिन तो वहां पहुंच नहीं रहे हैं और रूस के विदेश मंत्री भी बीमार हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच कितनी बातचीत और कितना सकारात्मक दोनों देशों का रवैया रहेगा, ये समिट शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में भारत की स्थिति को आप कहां देखते हैं इन महाशक्तियों के बीच? जी आवाज नहीं आ रही जी। पीयूष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पीयूष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दीपक जी, आप हमें समझाएं इसके मायने, क्योंकि तमाम जो महाशक्तियां हैं इस बीच युद्ध और युद्ध जैसी स्थितियों को लेकर बातचीत में लगी हुई हैं। उधर नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल परीक्षण है वो एक चिंता का सबब बना हुआ है सभी के लिए। लगातार नॉर्थ कोरिया में मिसाइल का परीक्षण हो रहा है, उसको एक तरह से आप चेतावनी के तौर पर मान सकते हैं। खुद नॉर्थ कोरिया ने भी कहा है कि ये चेतावनी ही आप समझे। तो ऐसे इन तमाम स्थितियों में भारत की स्थिति को थोड़ा साफ करें। सबसे बड़ी चुनौती जो G20 के सामने है और कई सालों से है, पिछले 3-4 साल से तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय जो स्थिति है पूरी दुनिया में वो क्या है और G20 किस तरह से एक इंजन बन सकता है ताकि आर्थिक रेजिलियंस वापस आए और जो डेवलपमेंट है, जो फायदे होते हैं विकास के, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटे जाए। तो किस प्रकार से हो सकता है? बायलैटरल मीटिंग्स अवश्य होंगी, प्रधानमंत्री जी बहुत लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि भारत के संबंध उनके साथ कैसे और मजबूत हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस बार जो चीन के नेता है पिंग पोंग, वो पहली बार आ रहे हैं एक ऐसी बड़ी मीटिंग में। वो 2 साल तक तो अपने देश को छोड़ के गए ही नहीं थे क्योंकि डर लगा हुआ था, वो कोरोना वायरस चल रहा था। तो अब जो मुझे लगता है मैम कि ये ऐसे हम लोग मौकाम पे आप पहुंचे हैं। 2000 जो हमारा इस समय जो हमारी शताब्दी चल रही है 2022 में, जो हम बात कर रहे हैं, अगले साल 2023 में भारत का प्रधान बनेगा, चेयरमैन बनेगा G20 का। तो इस समय जो मेन चीजें हैं जिसने हमारी दुनिया की आर्थिक स्थिति को तकरीबन बर्बाद कर दिया है, चीनी महामारी हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा धक्का लगा है पूरी दुनिया का, उससे कैसे निपटा जाए ताकि ऐसी महामारी फिर दोबारा ना आए। दूसरी चीज पर्यावरण, हमेशा हम बात करते रहे। मैम आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। कई विकसित देश कहते हैं कि जो विकासशील देश है भारत जैसे, उनको पर्यावरण के लिए ज्यादा करना चाहिए। अरे मैं इनसे कहता हूँ टाइगर लोग, हम तो धरती को माँ कहते हैं, माँ के साथ धोखा नहीं करते। आप लोग भले ही जो मर्जी करें लेकिन हम भारत में माँ के साथ धोखा नहीं करते। और फिर हमें समुद्र चाहिए खुले, क्योंकि जब आप लोग हुकूमत करने आए थे विकासशील देशों पर तो आप तो उस वक्त हवाई जहाज या ट्रेन या कार से नहीं आए थे, आप समुद्र के रास्ते आए थे। 90% दुनिया का जो व्यापार है समुद्र के जरिए होता है, उनको खुला रखिए ताकि रिकवरी जो है, हमारी खाद्य पदार्थ जरूरी है, ऊर्जा जरूरी है, वो हो जाए। और चौथी चीज जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम देख रहे हैं मैम यूक्रेन में और रूस में, रोज कोई ना नई तरह का ड्रोन आ जाता है, कोई फोन आ जाता है, कोई मोन आ जाता है, कोई वो गोली मार देता है, कोई वो मिसाइल छोड़ देता है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ। ये चीजें हैं जिसमें भारत की छवि अहम है। और सिर्फ ये एक चीज सब लोग जान ले, पूरी दुनिया जानती है, हमने प्रूव कर दिया है कि हमारी हिंसा हमारी डीएनए में नहीं है, शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं। ठीक है पीयूष जी,
हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि दुनिया भर में इस वक्त बहुत अस्थिरता आई हुई है, देखिए फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज भी हैं तमाम देशों में, कोरोना के बाद से स्थितियां खराब होती चली गई, वहीं दूसरी तरफ युद्ध जैसे हालात कई देशों में बने हुए हैं, कई विकसित देश इस G20 का हिस्सा है। लेकिन हमने ये देखा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उस वक्त भी हिंदुस्तान से बात कही गई कि आप जाएं, बात करें, आप पुतिन से बात करें। उधर जेलेंस्की ने भी बात करी हिंदुस्तान से, इधर पुतिन ने भी सराहना करी हिंदुस्तान के मत की। लगातार देखिए स्थिति जो है, इंडिया इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। तो अब जब इन तमाम डेवलप्ड देशों के बीच में भी जाकर हिंदुस्तान वहां पर पहुंच रहा है, तो इन अस्थिर जो परिस्थितियां हैं इसमें हिंदुस्तान की अहमियत थोड़ा समझाएं। देखिए नितिशा जी, हिंदुस्तान की अहमियत बहुत है क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से जो है युद्ध के खिलाफ रहा है जी। और आप जो है कि नैम का जो मूवमेंट था हिंदुस्तान की देन है और शुरू से ही जो है 1950 से जो है हम शांति के ही पुजारी रहे हैं और हमने शांति का जो है संदेश दिया। यही कारण था कि हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी हमने यही कोशिश करी हमारे देश ने और हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम जो है एक बीच की स्थिति लें, किसी का पक्ष न लें, ऐसा न ले। और लगातार बातचीत की गई उसमें यूक्रेन से भी बात की गई और जो है कि पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी। तो भारत की स्थिति इस मायने में एक बेहतर है और भारत तो अब लीडरशिप ले रहा है इस साल दिसंबर में। अब जो अगले एक साल के लिए तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक भूमिका हो सकती है, लेकिन वहीं पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की देखिए तमाम भारत ने इंटरवीन किया, उसके बावजूद जो है कि पुतिन अपनी विस्तारवादी नीति में जो है अड़े रहे वो, और वो लगातार यूक्रेन पे हमले करते रहे। वहां पे अमेरिका भी जो है कि वो लगातार यूक्रेन को समर्थन देते हुए और जो है कि इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है रूस का खतर आप बिना ये सोचे समझे कि इसका बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पे क्या एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भारत की अपनी भी इकोनॉमी देखिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आज हम जो है 87% जो है हमारा जो जीडीपी का जो है हम कर्ज में दबे पड़े हुए हैं और हमारा जो है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लगातार डिप्लीट होता चला जा रहा है, रिजर्व जो है। तो निश्चित रूप से भारत बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग में नहीं है। इसलिए भारत को देखना होगा कि वो किस तरह की चीजों को लेके आए, जो आपने शुरू में बात करी थी वसुधैव कुटुंबकम, और जो मुझे लगता है इसमें इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट है जोकोविच, उन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका उन्होंने इसमें निर्वहन किया है। उन्होंने वो पुतिन के पास भी गए, वहां भी गए और जेलेंस्की से भी उन्होंने बात करी, जेलेंस्की से भी, और ये कहा कि आप लोग सब लोग आइए, हमको मिल बैठ के इस दुनिया को बचाना है। इस पैंडेमिक के बाद जो 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 जो, जो स्वास्थ्य का संकट पैदा हुआ है, जो अर्थव्यवस्था का संकट पैदा हुआ है, इसको मिलजुल के हमें जो है कि सॉल्व करना है, न कि अपने अपने हितों को देखना है। तो मुझे लगता है ये जो कभी ने ये जो एक मंत्र दिया है उसमें भारत की एक अहम भूमिका हो सकती है। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो एक बात कही है उसको लगातार जो स्लोगन दिया है, निश्चित रूप से वो एक जरूरी है कि हम इस तरह की भूमिका वहाँ पे निभाएं। लेकिन सवाल यही है कि देखिए मैं फिर आपसे कहूंगा कि यहाँ पे जो कंट्रीज आते हैं उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो तमाम समिट के बाद तमाम रेजोल्यूशन आते हैं पूरे दुनिया के भलाई के लिए, लेकिन देश अपने हित में ज्यादा काम करते हैं उसके जाने के बाद। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए और भारत को जो है कि साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभालने की एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये भी देखना होगा, आपको नेतृत्व तभी मिलेगा जब आप अपने घर को संभाल पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने। ठीक है मंजू जी, जिस तरह से पीयूष जी बता रहे हैं कि भारत की भी इकोनॉमी बहुत अच्छे शेप में नहीं है, हालांकि ये सच है कि अभी हमारे यहाँ दूसरे देशों जितने हालात खराब नहीं हुए हैं। जाहिर तौर पर देश बड़ा है, आबादी बड़ी है, चुनौतियां भी बड़ी होंगी, लेकिन अभी हमारे हालात उतने खराब नहीं हुए, लगातार रेक्टिफाई किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। ऐसे में G20 समिट खासतौर पर औद्योगिक मामलों को लेकर आता है, फाइनेंशियल डिस्कशंस होते हैं, कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया जाए उस पर बातचीत होती है। और अगली बार तो अब अध्यक्षता भी भारत ने ही करनी है। तो भारत में जिस तरह की पॉलिसीज अभी अपनाई जा रही है, हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। इस बीच भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने मंत्रियों के साथ गए हुए हैं, उनका कार्यक्रम है 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक का कार्यक्रम है। वो अमेरिका और यूरोप के ट्रिप पर हैं। इस बीच वो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे। अलग अलग समिट्स देश भर में हो रहे हैं, विदेशी डेलीगेशंस को बुलाया जा रहा है। कितना सार्थक आपको नजर आ रहा है भारत का इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है, जो विदेश नीतियां
नीतियां हैं, साथ ही जो इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट के लिए जो पॉलिसीज यूज हो रही है, कितनी साल तक नजर आ रही हैं? जहाँ तक इंडिया की पॉलिसीज हैं, आई थिंक पॉलिसीज में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है और बहुत अच्छे हो गए, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा गैप है बिटवीन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी वजह से जो गैप जब तक हम भरेंगे नहीं, हो रहे उसकी तरफ डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो फुल गैप्स जाएंगे नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हेजिटेट करेंगे, तो हमें काफी रेगुलेटरी और रिफॉर्म्स करने हैं, विंडो क्लियरेंस करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर्स और आसानी से हमारे पास आएंगे। और आ रहे हैं, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं आ रहे हैं, बट थोड़ा सा और सहूलियत करेंगे अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस द कंट्री, तो बहुत उससे और हमको एडवांटेजेस मिलेंगे इंडिया को। और इंडिया को देख रहे हैं, सब फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हमें इसी तरीके से अपने आप को, हमारी जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करना है। मैन्युफैक्चर इन इंडिया तो का प्रोग्राम तो चल ही रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत और हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया वाला और सप्लाई चेन का जो हम बनना चाहते हैं, अपने यहाँ से बनाना चाहते हैं हम लोग, सब चीजों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और हमें इन्वेस्टर फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली जिसे कहते हैं थोड़ा करना पड़ेगा। उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैं कुछ लोगों से कभी बात करती हूँ तो वो कहते हैं अभी भी हमें कुछ ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया पहले से, और उम्मीद है कि उस डायरेक्शन में हम और ये हम अचीव कर पाएंगे जब फॉरेन इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स और आएंगे, और हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और सक्सेसफुल करवा पाएंगे। ठीक है पीयूष जी, हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो बनने जा रहे हैं बहुत जल्द, हम चीन से भी आगे निकलने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। इकोनॉमिकली हम आगे कब तक बढ़ पाएंगे? अगले साल जब हम G20 की अध्यक्षता करने वाले हैं, जब अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक समिट हम होस्ट करने वाले हैं अपने देश में, आप कहाँ देखते हैं G20 2022 से G20 2023 तक कहाँ देखते हैं आप भारत को? देखिए, भारत क्योंकि नेतृत्व की भूमिका में आ जाएगा, तो ये एक साल जो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होंगे भारत के लिए, लेकिन भारत में क्षमता है विजन प्रदान करने की और सबको एक मंच पे ला के पूरी दुनिया के भलाई के लिए काम करने। लेकिन सवाल फिर वही है कि भारत के अपने जो पैरामीटर्स है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, वो बहुत वीक है। दूसरा भारत में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दिया है जिस तरह से देना चाहिए था। भारत में जो है कि देखिए, आप जो एनवायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा अगर आपको याद होगा तो पिछले 10 साल से ये जो समिट होती है G20 की, उस पर लगातार क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हावी रहता है और सारे देश इसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि क्लाइमेट लगातार बिगड़ती जा रही है। हम लगातार भारत में भी देख रहे हैं किस तरह से जो बादल फट रहे हैं, किस तरह से जो है भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, और हम जो है उसी तरह का डेवलपमेंट मॉडल अपना रहे हैं तो इनको डैमेज करना पर्यावरण को। तो ये सब देखना होगा, भारत को अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा। अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आप मजबूत बनाएंगे? आपकी कर्ज की अर्थव्यवस्था है, आपकी कर्ज की अर्थव्यवस्था है और ज्यादा कर्ज आपका बढ़ता चला जा रहा है। आपको ये सब देखना पड़ेगा मजबूत, तभी भारत इकोनॉमी और एनवायरमेंट के बीच में हमें थोड़ा तालमेल बनाने की जरूरत है। इस मंच में दूसरे देशों को ला के एक बदलाव लाने की जो एक क्षमता है, वो निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि भारत काफी कुछ आगे बढ़ेगा और इसमें प्रभावी हो सकता है। ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है हमारे पास। वोहरा सर, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी G20 2022 में इंडिया और G20 2023 तक इंडिया की पोजीशन, फाइनल कमेंट सर। आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिएगा जो वो देने वाले हैं, उससे आपको रोड मैप मिल जाएगा 2023 के लिए। अभी इकोनॉमी के बारे में मैंने सुना है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अम्बेसडर मंजू और पंत साहब से डिसएग्री करूं, लेकिन वी आर ऑन ट्रैक। इस साल $100 बिलियन, आई रिपीट $100 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैम, जो पैसा है वो डरपोक है और वो भूखा है। अगर सिक्योरिटी नहीं है या बढ़ने की उम्मीद नहीं है, वो नहीं आएगा। द फैक्ट कि वो भारत में आ रहा है, चीन की कहानी खत्म हो चुकी है, भारत की कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, ऑन दैट नोट मंजू मैम, आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, लेकिन मैंने कहा हमें थोड़े से और अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, लेकिन बिल्कुल हम लोग राइट ट्रैक पे हैं। और सारी हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है, सबको साथ लेके चलना है, सबको ऊपर लाना है, और
फोकस के साथ आगे चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे, सस्टेनेबल इकोनॉमी पे, और हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और थोड़ा उस पर फोकस डालना पड़ेगा, तभी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनना चाहते हैं, वो हम वहां पहुंच पाएंगे। नीतीश सर। पीयूष सर, आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं फिर यही दोहराऊंगा कि भारत को अपने भी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, देखिए आपको कोई विश्व में कोई बदलाव लाने के लिए, निश्चित करने के लिए आपको अपने को मजबूत करना ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। और अगर हम ये कहते रहे कि हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और बन रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, अगर हम अपने को बुलावे में रखेंगे तो उसका खामियाजा हमें आज भी तो जो है कि 4 साल बाद 5 साल बाद भुगतना पड़ेगा। तो अपने जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उसको हमको शुरू करना पड़ेगा। 2008 को हमें नहीं भूलना होगा, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। 2008 जिस से बहुत क्राइसिस हुई थी, उसी तरफ हम जा रहे हैं, रिसेशन और उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहे शेख साहब, गोरा साहब चाहे नहीं लग रहा है इस एग्री कर रहे हैं, लेकिन आप ग्लोबल स्थिति देखिए वही हो रही है, और हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है, क्योंकि हम चीजों को झुटला रहे हैं लगातार जो है। तो अभी हमारे पास जो कुछ भी पैसा है उससे हम अपनी काम चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एक कर्ज वाली इकोनॉमी में बदलते चले जा रहे हैं। अगर हमने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया तो हमारे लिए विश्व को डिजिटल देना तो मुश्किल, क्या हम अपने को ही नहीं बचा पाएंगे, ये वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अपना विकेट ज्यादा हमें बचाना पहले जरूरी है, उसके बाद हम जो है कि दूसरों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोहरा जी, मंजू सेठ जी और पीयूष पंत जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया। तो पीएम मोदी G20 और आमंत्रित देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करेंगे, और इसके लिए वो बाली पहुंच गए हैं। इस कड़ी में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत 8 से ज्यादा देशों के नेताओं के साथ पीएम की द्विपक्षीय बैठकों की संभावना है। बहरहाल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, ऐसे में रूस की मौजूदगी में शिखर बैठक का माहौल कितना सामान्य और सौहार्दपूर्ण रह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि शिखर बैठक से पहले ही रूस ने यह साफ कर दिया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं और वर्चुअली वो इस बैठक को संबोधित करेंगे। इन तमाम विकासशील और विकसित देशों के बीच भारत एक अहम देश, एक अहम कड़ी बनकर उभरा है। इस बार की तो G20 के समिट की थीम भी है रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर, और भारत कहता है वसुदेव कुटुंबकम। तो इन्हीं दोनों का समावेश अब हमें नजर आने वाला है इस बार के इंडोनेशिया की G20 समिट में, और उसके बाद हमें निचोड़ नजर आएगा G20 2023 में, जब हिंदुस्तान करेगा G20 समिट की अध्यक्षता। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।